अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इसको और बेहतर करो भैया। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, तशरीफ़ फरमा मेहमान इकराम, करम फरमा, आज के इस खूबसूरत से इजलास में तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, पर्दा नशीन माएँ और बहनों, मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात और बहुत प्यारे प्यारे मेरे छोटे भाई और तलबा, यकीनन आज का ये जो प्रोग्राम इस्माइल शहीद इंटर कॉलेज के इस कैंपस में मुनक्किद किया गया, बेटा थोड़ी देर के लिए छोटू, मुस्कुराने वाले भैया 2 मिनट के लिए बेटा, जब तक मैं रहूंगा हंसोगे नहीं आप लोग, ठीक है? और अगर हंसोगे तो मैं आपके टीचर को आपके बीच खड़ा करूंगा, इसी काम के लिए मैं जाना चाहता हूं। जब तक मैं खड़ा रहूंगा सुनिएगा, नहीं सुन सकते हैं तो खामोश रहिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस्माइल शहीद इंटरमीडिएट कॉलेज के जिम्मेदारान का, जिन्होंने आज के इस दौर में आज की जो जरूरत है उस जरूरत पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया और आप सबको यहां पर बुलाया, आप सबको इकट्ठा किया। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, आज का जो उन्वान है, आज का जो मौजू है वो है मॉडर्न एजुकेशन, यानी आधुनिक शिक्षा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जदीद तालीम। आखिर इस वक्त ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि हमारे जिम्मेदारान ने इस स्कूल मैं इंशाल्लाह उसके हवाले से आपसे 10 मिनट गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। साउथ के एक राइटर ने एक शेर कहा था हजरत, शेर ये कहा था कि धरती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू का रंग भरो। भैया माइक सही करो, ये सीटी बजा रहा है। हाँ जल्दी कर दो, जो कुछ करना है जल्दी से कर दो। अच्छा, ये प्रतापगढ़ वालों की आदत है, ये किसी की दुकान ठीक ठाक नहीं चलने देना चाहते। हाँ मेरी चल रही थी ना तो उसको खराब कर रहा है। जल्दी से सही कर दो बेटा। अच्छा, ये सोच रहा होगा कैसे सीटी मारता रहेगा, ये बोलते रहेंगे। हाँ, हर रात यही करते हैं हम लोग। जल्दी चला दो बाबू, जारी रहेंगे तो कहाँ समझेंगे ये लोग। मेरे गांव वाले हजरत, मामला क्या है कि ये मेरी मिट्टी के लोग हैं, मैं इनके लिए कोई शायर नहीं हूँ, और ये जानते हैं कि जब भी ये मेरा गांव है, मेरी मिट्टी है, इनका हुक्म होता है तो मैं पहुंच जाता हूं। तो इनका जो प्यार है, उस प्यार को अगर मैं नहीं उसकी कद्र करूंगा तो ये फिर मेरी कद्र नहीं करेंगे। ये सब मेरे वालिदैन की तरह है, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे अपनों, मेरी मिट्टी के लोगों, कि आखिर जरूरत क्या पड़ी कि इस कॉलेज के मैनेजमेंट ने जदीद तालीम पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया और आप सबको बुलाया। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दौरे हाजिर में जिस तरह की जरूरत है, हम लोग कहीं ना कहीं उस तरह की तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि साउथ के एक राइटर ने, एक कलमकार ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि धरती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू का रंग भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। और जब तक ये सुबह नौ ना हो, हमें रंग ये भरते जाना है, हमें मेहनत करते जाना है, हमें मेहनत करते जाना है। आज हमारी कम्युनिटी तालीम के फील्ड में, एजुकेशन में जितनी पीछे है, शायद उतनी पीछे कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं है। ये जिस मोहल्ले में आप बैठे हुए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, 3 मोहल्ला है, इस 3 मोहल्ले में कम से कम 75 घर हैं, 75 घर। इन 75 घर में आप जायजा ले लीजिए,
ऐसा ले लीजिए, इन 75 घरों में आपको 10 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो ग्रेजुएट हो। और छोड़ दीजिए इन नए बच्चों को जो अभी कॉलेज में 8th में है या 9th में है या हाई स्कूल में है। इनके पहली की पीढ़ी को आप एक बार निगाह दौड़ा के देख लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 10 बच्चे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो हाई स्कूल हो। हम रोना रोते हैं कि हालात बेहतर नहीं है, हम रोना रोते हैं कि हुकूमतें हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं, लेकिन हम अपने हालात को बेहतर करने के लिए हमारे मजहब ने, हमारे दीन ने हमको जो हुक्म दिया उस हुक्म पर हम नहीं चल पाए। और शायद यही वजह है कि आज हम खसारे में हैं, हम तकलीफ में हैं। मैं अगली बात आपसे कहूं, लेकिन उसके पहले एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी, जब आपने वही की शुरुआत की, जब आप पर वही आनी शुरू हुई, जब अल्लाह को यह बताना था कि दुनिया का निजाम कैसे चलेगा, जब अल्लाह को यह बताना था कि नमाज कैसे पढ़नी है, जब अल्लाह को यह बताना था कि रोजा कैसे रखना है, जब अल्लाह को यह बताना था कि मुसलमानों को या इंसानों को कैसे इखलाक रखना है, कैसे कैरेक्टर बनाना है और कैसे एक दूसरे के साथ पेश आना है, तब अल्लाह ने सबसे पहले गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली आयत वही के जरिए से उतारी। और पहली आयत ये थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने सब कुछ बनाया। पढ़ा, हमने भी पढ़ा, सामने जितने लोग बैठे हुए हैं इन्होंने भी पढ़ा, अमेरिका ने भी पढ़ा, लंदन ने भी पढ़ा, कलीम ने भी पढ़ा, मौलाना सलमान साहब ने भी पढ़ा, सबने पढ़ा। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि फलस्तीन में मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया जा रहा है? 27,000 बच्चों को मार दिया गया। फिर ऐसी क्या वजह है कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम बरसाए गए? क्या आप सबको उनकी तालीम पे शक है? क्या आपको यह लगता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर या हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है? उत्तर प्रदेश का, आपको उनकी तालीम पे शक नहीं होना चाहिए। आला तालीम याफ्ता लोग हैं, फिर क्यों इस जमीन पर वो फसाद बर्पा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, आइए अपने आसपास का जायजा लीजिए। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले इस प्रतापगढ़ में आपको जब किसी मरीज को, किसी डॉक्टर को दिखाना होता था तो आपके पास सिर्फ 3 डॉक्टर आपकी कम्युनिटी के हुआ करते थे। एक डॉक्टर खान हुआ करते थे, एक डॉक्टर शिफकतुल्लाह हुआ करते थे और एक डॉक्टर तारिक सैफुद्दीन हुआ करते थे। इन 3 डॉक्टरों के अलावा आपके जिले में 3.25 डॉक्टर आपकी कम्युनिटी के नहीं थे। लेकिन 15 सालों में आपने तालीम हासिल की, 15 सालों में आपने एजुकेशन हासिल किया और आपके बच्चे MBBS, MD और सर्जन बनकर आए। यहां तक कि आपके जिला अस्पताल में आपका जो चीफ सर्जन है वो आपकी कम्युनिटी का है। लेकिन फिर भी आप चले जाइए डॉक्टर राजेंद्र के यहाँ, एक डिलीवरी की फीस अगर डॉक्टर राजेंद्र 10,000 रुपए लेते हैं तो आपकी कम्युनिटी का निकला हुआ बच्चा जो सर्जन है वो आपसे 20,000 रुपए चार्ज करेगा। आप चले जाइए डॉक्टर मनोज खत्री के यहाँ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लीजिए। अगर डॉक्टर मनोज खत्री अपेंडिक्स के ऑपरेशन का 15,000 रुपए चार्ज करेंगे तो आपकी कम्युनिटी के कम से कम 10 से 12 सर्जन है, 10 से 12 नर्सिंग होम है, लेकिन वो कितना चार्ज करेंगे? वो आपसे 25 से 35,000 चार्ज करेंगे। हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं, हम परमाणु बम बना लिए, हम बड़ी बड़ी कारें खरीद लिए, हम महंगे फ्लैट और बंगला बना लिए, लेकिन हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। हम इंसानियत की खिदमत करने वाले नहीं बन पाए।
और क्यों नहीं बन पाए? जब अल्लाह ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया, तो हमने पढ़ा, फिर हम क्यों नहीं बन पाए? हम इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि हमने इकरा को तो अपना लिया, लेकिन उसके आगे अल्लाह ने जो कहा बिस्मि रब्बिक, यानी पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ, हमने पढ़ा, लेकिन हमने अल्लाह के नाम के साथ नहीं पढ़ा। तो हमने क्या किया? हम परमाणु बम बना के हम इंसानियत का खात्मा करने पे उतारू हो गए। हम नर्सिंग होम खोले तो हम इतनी फीस लेने लगे, इतनी फीस लेने लगे कि एक गरीब इलाज नहीं कर पा रहा है। और माफी के साथ बोल रहा हूं, हम स्कूल कॉलेजेस अगर खोले प्राइवेट, तो हमने कापियों पर भी कमीशन लगाया, हमने किताबों पर भी कमीशन लगाया, हमने ड्रेसेस पे भी कमीशन लगाया। आज भी हमारी कम्युनिटी का ये हाल है। जितने माइनॉरिटी के स्कूल हैं इस प्रतापगढ़ में, मैं एक कॉलेज के कैंपस में खड़ा हुआ हूं, पूरे सर्वे के साथ और जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। आप पूरे प्रतापगढ़ के मुसलमानों का जायजा लीजिए और जितने भी माइनॉरिटी के स्कूल हैं उनके फीस के रजिस्टर उठा लीजिए। आप ये देखेंगे कि आज भी 70% आपकी कम्युनिटी के लोग वक्त पर अपने बच्चों की 500 रुपए फीस नहीं दे पाते हैं। हम हासिल कर रहे हैं जदीद तालीम, हम हासिल कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन, लेकिन उस मॉडर्न एजुकेशन का हासिल क्या है? मेरा छोटा सा बच्चा है 6 साल का, 7 साल का, भाईजान जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, वो एक स्कूल में पढ़ता है। एक दिन वो घर आया और उसने कहा कि पापा, अब्बू, आज आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। गौर से सुनिए मैं जो बात बताने जा रहा हूं। उसने कहा कि अब्बू, आज आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने कहा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि अब्बू, आज मेरी टीचर ने मुझे क्लास में खड़ा कर दिया और मेरा बाल बड़ा था, मैं आपसे कहता था कि मेरा बाल कटवा दीजिए, आपने मेरा बाल नहीं कटवाया, और मेरी टीचर ने मेरे बाल में चोटी बना के क्लासरूम में मुझे खड़ा कर दिया। वो बच्चा घर पे आया और रोने लगा। मुझे बताइए, क्या यही जदीद तालीम है? जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं है जो कैंपस में आके बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे हम बड़े बड़े सेमिनार कर लें, लेकिन हम अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो आप यकीन मानिए हमारा माशरा कभी नहीं सुधर सकता। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक तालाब में 2 मेढक रहा करते थे। दोनों बहुत भूखे हुए, आलसी थे। 3-4 दिनों से तालाब में कोई शिकार नहीं आया। अब एक मेढक दूसरे मेढक से कहने लगा कि यार, भूख बहुत तेजी से लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर हमें खाना नहीं मिला, हमें कोई ग़िज़ा नहीं मिली, तो अपनी जान इसी तालाब में जाएगी। दूसरा मेढक थोड़ा सा होशियार था, उसने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि पड़ोस के घर में चलते हैं और उसकी रसोई में, उसके किचन में घुस के कुछ तलाशते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। दोनों मेढक तालाब से निकले और पड़ोस के घर में पहुंचे, किचन में घुस गए। देखा एक कटोरा जिसमें मक्खन रखा हुआ था। अब उस मक्खन को देखते ही मेढक के दिल की खुशी का ठिकाना ना रहा। पहले मेढक ने कहा कि भाई, ढेर सारा मक्खन है, चलिए जी भर के खाया जाए। अब 3 दिन के 4 दिन के वो मेढक भूखे, जब देखा कि कटोरे में मक्खन रखा हुआ है, तो खुशी के मारे 3 दिन के भूखे मेढक छलांग लगा दिए उस कटोरे में और पेट भर के मक्खन खा गए। जब पेट भर के मक्खन खा गए तो मेढक का वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया तो उनके साथ परेशानी ये आने लगी कि उस मेढक उस कटोरे से जब वो छलांग लगाते तो निकल नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाए। तो पहले मेढक ने कहा कि यार देखिए, हमारी जो लालच है इसने हमको तकलीफ में डाल दिया। मैं कह रहा था कि लालच बुरी बला है, भूखे रह लेते, लेकिन अगर इस कटोरे में छलांग न लगाते तो आज अपनी जान पर जो सामत आई है ये ना आती। एक मेढक थक हार कर उस कटोरे में खामोश होकर लेट गया, बैठ गया। उसने कहा कि मेरी जान जाएगी, अब तो तय है कि इस कटोरे से हम लोग नहीं निकल सकते। लेकिन दूसरा मेढक क्या किया,
दूसरा मेढक हिम्मत नहीं हारा। दूसरा मेढक जितनी देर तक पहला मेढक सोता रहा, उतनी देर तक दूसरा मेढक अपना हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक हाथ पैर मारता रहा, हाथ पैर मारता रहा। इतना हाथ पैर मारा कि वो मक्खन लिक्विड में तब्दील हो गया। जब मक्खन लिक्विड में तब्दील हो गया तो पहले मेढक ने दूसरे मेढक से कहा कि भाई जल्दी से आंख खोलो, और अब जो मक्खन है वो लिक्विड में तब्दील हो गया है, हम लोग छलांग मार के जल्दी से बाहर निकल जाएं। मेरे अजीजों, मेरे अपनों, मेरे मिट्टी के लोगों, आज अपनी कम्युनिटी के हालात बिल्कुल कटोरे के उसी मेढक की तरह है। तय हमको आपको करना है कि हम आप हालात से समझौता करके अपने बच्चों को जेलों के सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, या हालात से टकरा के मेहनत करके अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके, अच्छी तालीम देके उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। ये हमको आपको तय करना है। और माफी के साथ बोल रहा हूं, ये जिम्मेदारी सिर्फ इस कैंपस का नहीं है, ये कॉलेज का नहीं है। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो तीन स्टेप है इसके। बच्चों को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम वक्त है, सबसे कीमती वक्त है। अगर इस वक्त को उन्होंने आज जाया कर दिया, इस वक्त अगर वो नदी के किनारे क्रिकेट खेलने में बर्बाद कर दिए, अगर इस वक्त को मंदाह के ग्राउंड में 1 महीने क्रिकेट खेलने में जाया कर दिए, तो माफी के साथ बोल रहा हूं कि आने वाला जो वक्त है उनका हसीन नहीं हो सकता। ये बच्चों की जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी उनके गार्जियन की है। उनके गार्जियन को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनका बच्चा सुबह से शाम तक क्या कर रहा है। अगर वो स्कूल जा रहा है तो क्या वाकई स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो जो तालीम हासिल कर रहा है, क्या वो तालीम हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरी जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो असातिज़ा की है, यानी जो हमारे टीचर्स हैं उनकी है। टीचर्स बैठे हुए हैं, मैंने जो वाकये का जिक्र किया, हुसैन भाई, माफी के साथ करण शर्मा साहब बैठे हुए हैं। एक इंजीनियर अगर वो अपने फर्ज को नहीं निभाता सही तरीके से, तो 10 पुल गिराएगा खराब मटेरियल डाल के, 100-200 लोगों को मारेगा, 300-400 लोगों की जान जाएगी। अगर एक इंजीनियर सही तरीके से अपने फर्ज को नहीं निभाता, एक डॉक्टर अगर सही तरीके से अपने फर्ज को नहीं निभाएगा, तो 10, 20, 50 ऑपरेशन करके 100-200 लोगों को मारेगा। लेकिन अगर एक टीचर अपने फर्ज को सही तरीके से नहीं निभाता, तो आने वाली कई नस्लों को वो तबाह करता है, कई नस्लों को वो बर्बाद करता है। इसलिए हर कॉलेज, हर कैंपस या हर असातिज़ा की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से जोड़े। हम मॉडर्न एजुकेशन का चाहे जितना तबादा ओढ़ ले, लेकिन जब तक हम उसको अपने जहनों में नहीं उतारेंगे, अपने दिल में नहीं उतारेंगे, तब तक हम एक अच्छा इंसान अपने बच्चों को नहीं बना सकते। तब तक हम अपने बच्चों को जदीद तालीम से जोड़कर उन्हें इस दौर की तालीम से हम बिल्कुल उन्हें नहीं जोड़ सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1 मिनट में एक बात और कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे हाथ में ये एक मशीन है, इस मशीन का नाम है मोबाइल। मैं अगर इस कैंपस में इस पर बात न करूं तो शायद आज का ये जो जदीद तालीम का उन्वान है ये अधूरा रहेगा। मैं पिछले 1.5 साल से एक एकेडमी चला रहा हूं और फ्री बच्चों को पढ़ा रहा हूं। लगभग 100-150 बच्चे हर संडे को, आज भी 1 बजे से मेरी क्लास है। पूरे जिले और पूरे शहर के बच्चे आते हैं, मैं उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता हूं। लेकिन जब मुझे ये ट्रेनिंग देनी थी तो उसके पहले मैं प्रतापगढ़ के जितने माइनॉरिटीज के स्कूल हैं, करण भाई, हुसैन भाई, मैं उन सारे स्कूलों में 3 दिन 4 दिन का सफर किया और वहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस लेके मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हमारे जो माइनॉरिटीज के स्कूल हैं उनके हालात क्या है।
कोई ऐसा स्कूल मुझे नहीं मिला जब मैं उन बच्चों की क्लास ले रहा था तो एक दो बच्चों की जेब से मोबाइल नहीं निकला। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे आपके साथ एक दिक्कत क्या है, हम आप ये समझते हैं कि जो एंड्रॉइड फोन है, ये एंड्रॉइड फोन सिर्फ एक फोन है और ये हमारे घर में रहेगा तो ये हमें हमारे घर वालों से बातचीत कराएगा। माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सब बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़े मुगालते में हैं। आपने अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को अपने घरों में एंड्रॉइड फोन दे दिया, आप रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर हैं। इसमें 1.5 GB 2 GB डाटा मिलता है, अडानी जो देते हैं आपको, अंबानी फ्री में मिलता है। 5 साल का 6 साल का बच्चा, आपने उसको एक वीडियो गेम का या किसी दूसरी चीज का खोल के दे दिया और वो बच्चा उस वीडियो को देख रहा है। वीडियो आपका जैसे खत्म होगा, आपने अपने बच्चे को दीनी कोई तकरीर का वीडियो खोल के दिया, किसी गेम का वीडियो खोल के दिया या कोई दूसरा वीडियो आपने खोल के दिया, मुझे बताइए जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई है, जिम्मेदारी के साथ मुझे बता दें कि वो वीडियो खत्म होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगला वीडियो दीन का ही आएगा, अगला वीडियो गेम का ही आएगा। इस दुनिया के जितने भी ज़हीन लोग हैं, जितने मुफक्किर हैं, सबका यह कहना है कि अगर आपने अपने बच्चे को 15 साल के पहले उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन दिया तो इस बात से बिल्कुल आप मुतमईन रहिए कि आपका बच्चा रेपिस्ट बनेगा, आपका बच्चा चोर बनेगा, आपका बच्चा डाकू बनेगा, आपका बच्चा मर्डरर बनेगा। क्या जरूरत है इस मोबाइल की? आप लोग अपने घरों से कोशिश करिए कि 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके हाथों में मोबाइल ना आए। और मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, उनकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने घरों में इस एंड्रॉइड फोन को एडिट करके नॉर्मल फोन रख ले। आपकी कुर्बानी, आपकी छोटी सी कुर्बानी आपकी आने वाली नस्लों को बेहतरीन बना सकती है, बेहतर बना सकती है। हमको ये सोचना पड़ेगा। आज हमारे आपके हालात ये हैं, माफी के साथ बोल रहा हूं, आप चले जाइए किसी नदी के किनारे पे, आप यहां पर जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, जदीद तालीम पे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, इतना बड़ा कॉलेज का कैंपस है, लेकिन यहीं पे एक स्टैंप गड़ता क्रिकेट का और एक माइक लग जाता और अनाउंस हो जाता कि आज फला टीम यहां पर खेलने जा रही है। मैं खेल का मुखालिफ नहीं हूं, मैं इंटरटेनमेंट का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो हालात हमारे हैं, अगर हम एक एक महीना 10-10 दिन 15-15 दिन हमारा यूथ हमारा नौजवान नदी के किनारे क्रिकेट में अपना वक्त जाया कर दे रहा है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमारे आपके हालात बेहतर होंगे? अगर मैं और सख्त जुमला बोलूं तो माफी के साथ बोल रहा हूं, ये प्रतापगढ़ शहर बहुत गरीब है। ज्यादातर 70% से ज्यादा लोग बाहर, कोई ट्रक चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई फॉरेन में रहता है, वहां से मेहनतें करके मशक्कत करके पैसे भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा आला तालीम हासिल करे। लेकिन उनकी माएं या वो बच्चे शायद इस बात से गाफिल है कि हमारे वालिदैन, हमारे वालिद किस तरह से मेहनत और मशक्कत करके हमारे लिए हमारी फीस का इंतजाम करते हैं। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, एक बेहतरीन हमने उसको पल्सर या दूसरी बाइक हमने दिला दी, जबकि अभी उसको जरूरत नहीं है इस बात की, और उसके हाथों में एक क्रिकेट का बैट, और चले जाइए किसी भी नदी के किनारे, आपको 150 बच्चे इस वक्त भी नदी के किनारे क्रिकेट खेलते हुए मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि आप जदीद तालीम हासिल करके आपका माशरा बेहतर बने, तो आपको इस पर फिक्र करनी पड़ेगी, आपको इस पर सोचना पड़ेगा। और अभी जो हालात हैं
वक्त बहुत मुख्तसर है, 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मौलाना शाहिद साहब, वक्त है ना 5 मिनट, बोल सकते हैं ना? 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज हमारे माशरे के हालात ये है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि इंटीरियर में हमारे आपके घरों में 70% घरों में, माफी के साथ बोल रहा हूं, अभी तक आप सब बहुत मुस्कुरा रहे थे जब मैं अपने माशरे की औरतों के बारे में बात कर रहा था, बच्चों के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आईना हमें सबको दिखाना पड़ेगा और सबसे पहले खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि कमियां सबसे ज्यादा हम में है। आज भी हमारे आपके माशरे में 70% से ज्यादा रूरल एरियाज में ऐसे घर हैं जहां पर औरतें तय करती हैं कि आपके घर में खाना क्या बनेगा, जहां औरतें तय करती हैं कि आपके घर का खर्च कैसे चलेगा, और हम अपने आसपास की किसी चाय की दुकान पे जाके अपना वक्त बर्बाद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा सुधरे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हम गरीब लोग हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह से नहीं है कि हम अपने बच्चों को 500, 700 या 1000 रुपए मंथली फीस देके आला तालीम हासिल करवा सकें। हम सुबह से लेकर शाम तक अपना वक्त बर्बाद करते हैं। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम छोटे छोटे कारोबार में अपने आप को मसरूफ करें? किया जा सकता है, दूसरी कम्युनिटी कर रही है, दूसरी कौमें कर रही हैं, लेकिन हम खान साहब हैं, हमको शर्म आती है कोई छोटा काम करने में। काम कोई छोटा नहीं होता, आपका इरादा छोटा या बड़ा होता है। हम चाय की दुकानों पे जो अपना वक्त बर्बाद करते हैं और हमारा बच्चा 1000 रुपए, 500 रुपए फीस की वजह से नहीं पढ़ पाता, हमारा 25 घरों का मोहल्ला होता है, 30 घरों का मोहल्ला होता है, उन 25 घरों में सब्जी भी खाई जाती है, उन 25 घरों में दाल, नून, तेल और साबुन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप आसपास की मार्केट में जाके वहां आप पैसा देके आते हो और वहां आप अपने हालात को बेहतर नहीं कर पाते हो। लेकिन 25 घर आपके जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उनके लिए अगर आप एक परचून की दुकान अपने मोहल्ले में खोल लीजिए और दूसरी चीजों की दुकानें आप अपने मोहल्ले में खोल लीजिए, सब्जी की दुकानें आप अपने मोहल्लों में खोल लीजिए, रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें आप अपने मोहल्लों में खोल लीजिए, तो आपको रोजगार भी मिलेगा और आपका बच्चा जो 150 रुपए के लिए स्कूलों में नहीं पढ़ पाता, उससे आपको निजात मिलेगी। हमको तो यही सिखाया गया था ना, तिजारत। हमने क्या किया? हमने दूसरों की गाड़ियां चलाने के लिए सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ा लिया। हमने ट्रकों पे कैलेंजरी, मैं किसी काम को बुरा नहीं कह रहा हूं, काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आज के 25 साल पहले हमारे पुरखे जो करते थे, आज हमारी नस्लें भी वही करें? आप चाहते हैं? हर इंसान ये चाहता है कि नहीं, हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करके एक बेहतरीन इंसान बने, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कामयाबी या सक्सेस ये पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। अगर कामयाबी, हम आप आज दुनिया का हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, एक ठेले वाले से लेके एक करोड़पति तक सिर्फ इसी बात की जद्दोजहद कर रहा है कि वो सक्सेस हो जाए, वो कामयाब हो जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, अगर कामयाबी पैसा होती तो कारून से बड़ा इस दुनिया में पैसे वाला कोई नहीं था। अगर कामयाबी हुकूमत होती, रुतबा होता, पावर होता, तो नमरूद से ज्यादा पावर इस दुनिया में किसी के पास नहीं थी। लेकिन एक लगड़े मच्छर को अल्लाह ने हुक्म दिया और उसकी नाक में घुसा और वो अल्लाह उसको क्या किया? हलाक कर दिया। चलिए छोड़िए, मैं 3 नाम आपके इस हिंदुस्तान का गिनाता हूं। पहला नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, आप लोगों ने सुना है वो नाम? इस देश के प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान के।
125 करोड़ आबादी का देश, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जिंदगी के आखिरी मरहले में 2.5 साल तक उनके परिवार का एक शख्स भी उन्हें एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। छोड़िए, दूसरे नाम पे आता हूं। काशी राम, नाम सुना है आप सबने। एक दलित मूवमेंट चलाया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री मायावती बनी है। उस पार्टी को एस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा रोल किसका था? काशी राम का। लेकिन जिंदगी के आखिरी मरहले में उनके परिवार का एक भी शख्स उन्हें एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। तीसरा नाम मैं आपको गिनाता हूं। अगर कामयाबी, पैसा, शोहरत, इज्जत होती मेरे अपनों, तीसरा नाम, बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, ये भी कभी जवान थे, माफी के साथ बोल रहा हूं, ये फिल्में देखते रहे होंगे। एक नाम था दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। जिस इंसान के पीछे मीडिया और कैमरा घूमता था, जिंदगी के आखिरी मरहले में 10 साल तक पागलों की तरह कोमा में रहा है। अगर कामयाबी यही होती तो फिर इन लोगों से ज्यादा कामयाब कोई नहीं था। तो फिर कामयाबी है क्या? जदीद तालीम, मॉडर्न एजुकेशन अगर हम हासिल करें तो हम सक्सेस कैसे होंगे? उलमा इकराम बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने ये बात बोलूं तो यकीनन ये बेहतर नहीं होगा। अल्लाह ने कहा है कुरान में, इल्लल लज़ीना आमनू, कसम खा के कुरान में कहा है कि कसम खाता हूं जमाने की, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी सारे लोग खसारे में हैं सिवा उन लोगों के, इल्लल लज़ीना आमनू, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किया। फिर आगे अल्लाह ने कहा वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जिन्होंने हक और सब्र की तलकीन की। ये 4 चीजें अल्लाह ने कसम खा के कहा कि जिस इंसान में ये 4 चीजें नहीं होगी, वो चाहे जितनी बड़ी गाड़ी खरीद ले, चाहे जितना बड़ा घर बना ले, चाहे जितना बड़ा बंगला बना ले, चाहे जितने फार्म हाउसेज और प्रॉपर्टीज बना ले, वो फेल है, वो कामयाब नहीं है। हम डॉक्टर बना ले, हम इंजीनियर बना ले, चाहे जितना मॉडर्न एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे ले, लेकिन अगर हम अपने बच्चों में ये 4 चीजें नहीं डाल पाए तो फिर हमारा बच्चा कामयाब नहीं है। फिर शिकायत मत करिएगा कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारा बच्चा कहीं के भी कॉलेज के पीछे किसी की चैन खींच रहा है, या हमारा बच्चा किसी की बाइक चुरा के भाग रहा है, या हमारा बच्चा जो है ट्रक लूट रहा है। क्योंकि कमियां हम में आप में हैं। हमने आपने अपने बच्चों को उस तरह से तरबियत नहीं दी, हमने अपने बच्चों को उस तरह से तालीम नहीं दी। तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है आखिर में कि मेरे अपनों, मेरी मिट्टी के लोगों, आप जदीद तालीम हासिल करिए, आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करिए, क्योंकि इस्लाम में दीनी और दुनियावी तालीम दोनों का मामला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे शरीर में खाना और पानी। अगर खाना और पानी, इसका दोनों का संतुलन, इसका दोनों का बैलेंस बिगड़ेगा तो हमारी शरीर के हालात खराब होंगे, हमारी शरीर सरवाइव नहीं कर पाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम दीनी तालीम हासिल करते हैं और दुनियावी तालीम को छोड़ देते हैं, और अगर हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा माशरा डिस्टर्ब होगा, हमारे माशरे का बैलेंस बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बड़े बड़े लीडर बनाइए, लेकिन सबसे पहले उनके अंदर बिस्मि रब्बिक, यानी अल्लाह के नाम को उनके जहनों में डालिए। आज हमारी आपकी बच्चियां हमारे घरों से निकल रही हैं, दूसरों के साथ शादियां कर रही हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। आप बंदिशें लगा लो, चाहे जो कर लो, नहीं रोक सकते उन्हें। सिर्फ एक चीज है जो उन्हें रोक सकती है मेरे अपनों, वो चीज है दीन। आप उनके जहनों में सिर्फ और सिर्फ दीन डाल दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बच्ची डॉक्टर भी रहेगी तो पर्दे में रहेगी, आपका सर फख्र से ऊंचा करेगी। आप अपनी बच्ची के जहन में दीन डाल दीजिए, इंशाअल्लाह उसके कदम कभी नहीं भटकेंगे।
तो आप सब ये वादा करिए कि आज इस कॉलेज कैंपस में यहाँ के जिम्मेदारान ने ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया है, इससे हम ये अहद करके उठे कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देंगे, जदीद तालीम देंगे, और इंशाअल्लाह हमारे बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, बड़े लीडर भी बनेंगे, लेकिन अपने दीन पर कायम रह के, अपने ईमान पर कायम रह के। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आप कामयाब है, आप सक्सेस है। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप चाहे जितनी बड़ी गाड़ी खरीद लीजिए, चाहे जितने बड़े बंगले आप खरीद लीजिए, आप कामयाब नहीं है, आप फेल है। ये रुका आ गया है हमारे पास, ये जीरो, इसका क्या मतलब? टाइम खत्म होता है। मौलाना सलमान साहब, ये भी देखना पड़ेगा हमको, आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मौलाना शाहिद साहब, मेरे साथ दिक्कत ये है कि हम लोग इसको कबूल नहीं करते, ठीक है, लेकिन चलिए, होता है ना कि कभी कभी मसला है कि रजिया फंसी गुंडों में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पर आए और आप सब ने बहुत प्यार से हम सब की बातें सुनी, इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम।